हमारा दूसरा सेक्टर है कोऑपरेटिव्स बैंक। तो अब हम कोऑपरेटिव्स बैंक को डिटेल में देखेंगे। कोऑपरेटिव्स बैंक कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते। सो दीज आर दी कोऑपरेटिव बैंक्स। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो व्हाट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? दिस इज बेसिकली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरे सेक्टर है उनमें ये ऑपरेट करती है। देखिए, हमारी कंट्री में अराउंड 80% से भी ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है? उनकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, उनके पास कैपिटल भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में यह फील किया गया कि क्यों ना ये जितने भी फार्मर्स हैं ये ग्रुप फॉर्म कर ले, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है एक से भले दो, यूनियन इन स्ट्रेंथ। तो उस आइडिया के बेसिस पे कोऑपरेटिव बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें जितने भी फार्मर्स हैं वो साथ आ जाएंगे, उनकी असेट्स, उनकी लैंड, इन सबको मर्ज किया जाएगा। तो दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के आइडिया से ही इस कोऑपरेटिव बैंक के आइडिया को भी इसका भी उदय हुआ। सो दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। तो दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट लॉज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो इनको एस्टैब्लिशमेंट और इनका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट लॉज, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। लेकिन इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जितने भी मेंबर इन सोसाइटीज के हिस्सा होते हैं, ये मेंबर ही तो इसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और इन मेंबर्स को ही लोन मिलता है, ठीक है? किसी आउटसाइडर की ना ही तो डिपॉजिट्स ली जाती हैं, ना ही लोन अवेलेबल करवाया जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। सो दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द मेंबर्स with the objective of assistance to the members। तो members are owners as well as customers। owners भी हैं, customers भी हैं, depositors भी हैं। they are established with the aim of funding agriculture and allied sector and to finance village and cottage industries। तो जितने भी विलेज एरियाज में एग्रीकल्चर हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, उनको इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू प्रमोट किया जाता है। दे लैंड एज वेल एज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम दी मेंबर्स, ठीक है? दे वर्क फॉर द नो प्रॉफिट मोटिव, और यहाँ पर हर मेंबर को एक वोट मिलता है। तो दिस इज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिक आइडियाज पे फंक्शन करती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर द फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी इन इंडिया। जब हमें आजादी मिली तब कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के आइडिया को रिकॉग्नाइज किया गया। तो उसी बेसिस पे फिर इनको यहाँ पर सपोर्ट किया गया। प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग डज नॉट अप्लाइज टू द कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन एसएलआर और सीआरआर ये रिक्वायरमेंट इन पे अप्लाई होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 100% लोन ही चूंकि मेंबर्स को जा रहा है, तो पीएसएल का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। लेकिन एसएलआर और सीआरआर इनको मेंटेन रखना होगा ताकि कभी किसी मेंबर के साथ धोखाधड़ी ना हो। अब देखिए, यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांट सकते हैं। बेसिकली जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स आर 3 tiered एंड लॉन्ग टर्म आर 2 tiered, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी। तो सबसे पहले तो हो गए स्टेट लेवल पे, फिर हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर हो गए विलेज लेवल पे। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देन लॉन्ग टर्म क्रेडिट सोसाइटी दो तरह की होंगी, एक तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो लैंड को डेवलप करने के लिए स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करवाती हैं। देन कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनको हम दो और दूसरे सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरी में बांट सकते हैं, और फर्दर इनको हम मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मतलब ऐसी कोऑपरेटिव बैंक जो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही हो, उनको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ दीज बैंक्स फॉल इन दी नॉन शेड्यूल्ड एंड सिंगल स्टेट कैटेगरी। तो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका 90% से भी ज्यादा हिस्सा नॉन शेड्यूल्ड एरिया में सिंगल स्टेट कैटेगरी में आता है। नाउ रेगुलेशन ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द फरवरी 2020। देखिए, पीएमसी बैंक क्राइसिस सामने आया था। पीएमसी बैंक क्राइसिस आपने अगर न्यूज में सुना हो
तो पीएमसी बैंक क्राइसिस, दिस इज पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। चूंकि कोऑपरेटिव बैंक्स पे स्टेट रजिस्ट्रेशन सोसाइटी और आरबीआई दोनों का पहले रेगुलेशन था, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था। इसके चलते पीएमसी क्राइसिस देखा गया, जिसमें काफी लोगों के पैसे डूब गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी की थी। तो ऐसा देखते हुए फिर पीएमसी बैंक या दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स को अब आरबीआई के दायरे में लाया गया है। अब आरबीआई इनको कॉमर्शियल बैंक के जैसे ही रेगुलेट करेगी। सो द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू ब्रिंग रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द आरबीआई एक्ट। ठीक है, अंडर द आरबीआई, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बिफोर दिस दे वर अंडर द ड्यूअल कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इन पे आरबीआई का कंट्रोल अच्छे से कर दिया गया है, और इट वाज डन ड्यू टू पीएमसी क्राइसिस। The amendments will also apply to all urban cooperative बैंक, चाहे प्राइमरी हो चाहे मल्टी स्टेट हो, सभी बैंक्स पे ये रेगुलेशन अप्लाई होंगे। Now what were the changes? क्या क्या चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स टू बी ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से इनकी ऑडिट होगी। आरबीआई कैन सुपरसीड द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी कोऑपरेटिव बैंक इज अंडर स्ट्रेस। तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर अंडर स्ट्रेस है तो उसको आरबीआई सुपरसीड कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन यहाँ लेनी होगी। और फाइनली अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक विल आल्सो रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। तो किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के अगर सीईओ को अपॉइंट किया जाता है, सीईओ बेसिकली जो मेजर डिसीजन मेकर हो गया, उसके अपॉइंटमेंट के लिए भी आरबीआई की परमिशन लेनी रहेगी। आरबीआई चेक करेगी कि किसी गलत व्यक्ति को तो यहाँ पर सीईओ नहीं बनाया जा रहा है। नाउ डेवलपमेंट बैंक, तो देखिए हमने कॉमर्शियल बैंक देख लिए, हमने कोऑपरेटिव बैंक देख लिए, अब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा होगा डिफरेंशिएटेड बैंक। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट बैंक्स को डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज ए डेवलपमेंट बैंक? तो डेवलपमेंट बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, जैसे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम नाबार्ड की बात करें, ठीक है, नाबार्ड दिस इज रूरल एरिया स्पेसिफिक, रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक। इसी तरह से हम सिडबी की बात करें तो दिस इज एसएमई स्पेसिफिक। तो एक सेक्टर के स्पेसिफिक जो बैंक बनाए गए हैं, दीज आर दी डेवलपमेंट बैंक। जनरली क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे रह जाते हैं जिनको क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए ये बैंक एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऐसा पहला बैंक बनाया गया था 1948 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। अब इसके अदर एग्जांपल आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एक्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सभी बैंक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दे आर सेटअप अंडर द स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट। जनरली अगर आप इन बैंक्स को देखेंगे, डेवलपमेंट बैंक्स को, तो दे आर स्टेचुरी बैंक, क्योंकि इनको किसी लॉ के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। सच बैंक्स ऑफन लेंड at low and stable rates of the interest to promote long term investment with considerable social benefit। तो ये बैंक क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं? पहला, सोशल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसको रेगुलर क्रेडिट फ्लो मिले, वो भी एट दी चीपर इंटरेस्ट रेट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। तो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कॉन्सेप्ट देखे थे। तो ऐसे बैंक जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें, प्रमोट करें, उन्हें हम डेवलपमेंट बैंक कहेंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा इनके पास कहाँ से आता है? देखिए, हर बैंक में सिटीजन्स डिपॉजिट नहीं करवाते, तो फिर इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? एक तो मार्केट से बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनको बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और इसी तरह से आरबीआई से भी इनको फंडिंग मिलती है। तो सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड। इट इज ए स्टेचुरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1982। कौन से एक्ट के तहत? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। और ये इस बैंक का नाम भी है, और बेसिकली यह एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में, और बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये चैप्टर देखिए थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल इसमें बहुत कम चीजें हैं, तो आपको काफी चीजें यहाँ पर रटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हो सकता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट रिप्लेस्ड एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई
एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो पहले ये 3 इंस्टीट्यूशन थी, एसीडी एंड आरपी सेल ये एंड IARDC। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन की जगह है फिर एक इंस्टीट्यूशन नाबार्ड बनाया गया 1982 में। इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 30,000। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल जो होती है, मैक्सिमम कैपिटल जो होती है, उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इन 2019 आरबीआई ने नाबार्ड में अपना स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया था। इसके बाद हम कह सकते हैं नाबार्ड इज नाउ ए फुली ओन्ड सब्सिडियरी, फुली ओन्ड बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये स्कीम भी नाबार्ड के द्वारा ऑपरेट की जाती है। नाबार्ड की और दूसरी ड्यूटीज क्या क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर यूज होगा रीफिनेंस। रीफिनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी फार्मर को लोन चाहिए, ठीक है, वो जाएगा किसी बैंक के पास, ठीक है, तो वो गया एक बैंक के पास, बैंक ने इसे लोन दे दिया, लेकिन बैंक के पास बहुत सारे फार्मर गए, वो सारे फार्मर्स को लोन नहीं दे सकता, तो वो जाएगा नाबार्ड के पास और नाबार्ड उसे रीफिनेंस करेगा। रीफिनेंस का मतलब है जब आप डायरेक्टली सिटीजन्स को, डायरेक्टली एंड कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड ना करवा के जो मीडिएटर हैं, बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाते हो। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। सो इट सर्व्स एज एन अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस, जैसे आरआरबीज हो गए, बैंक्स हो गए, जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। सो इट रीफिनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। ये आरआरबीज को रेगुलेट भी करते हैं। नाबार्ड्स रीफाइनेंस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक हो गए उनको यहाँ पर मिलेगा, आरआरबीज को मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक को मिलेगा, और ऐसी इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई ने अप्रूव किया है और बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट के एरिया में काम कर रही हैं। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो बेसिकली ये किसको लोन प्रोवाइड करवाता है, एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। इट वाज सेट अप इन 1990s एज द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्ड टू एड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। लेकिन देखिए सिडबी बैंक की एक सबसे बड़ी खास बात और है कि ये सिर्फ लोन ही प्रोवाइड नहीं करवाता, साथ में दूसरी सपोर्ट फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करवाता है। सपोर्ट फैसिलिटीज जैसे ट्रेनिंग हो गई, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो ये सपोर्ट भी सिडबी बैंक एसएमईज को प्रोवाइड करवाता है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली एज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, लेकिन बाद में इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई थी। Beginning as a refinancing agency to the banks and state level financial institution for their credit to small industries, it has expanded its activities including direct credit to the SMEs। तो देखिए इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है पहले यह भी एक नाबार्ड के जैसे सिर्फ एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी थी। रीफाइनेंसिंग का मतलब सिर्फ बैंक को लोन प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्टली कस्टमर्स को भी लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और क्रेडिट प्लस अप्रोच, सिर्फ क्रेडिट ही अवेलेबल नहीं करवाती, बिसाइड्स क्रेडिट सिडबी सपोर्ट्स एंटरप्राइज डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन। तो सिर्फ क्रेडिट ही अवेलेबल नहीं करवाती, और इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूशन है सिडबी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिडबी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। नाउ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट, जिसको 1948 में ही एस्टेब्लिश कर लिया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारी इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। तो देखिए पहली थी नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा किसको लोन प्रोवाइड किया गया, रूरल एरिया प्लस एग्रीकल्चर। दूसरा था हमारे पास सिडबी ने किसको लोन प्रोवाइड किया, एसएमईज को। अब तीसरी हमारे पास क्या है, आईएफसीआई, ये किसको लोन प्रोवाइड करवाएगी, बड़ी इंडस्ट्रीज को, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको। सो आईएफसीआई बिकेम ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1993 बाय बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब इसको हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के नाम से भी जानते हैं। आप एक चीज याद रखिए, ये एनबीएफसीज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेरा अगला लेक्चर है उसमें मैं एनबीएफसीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप उसे
प्लीज ज्वाइन करना, बिकॉज एनबीएफसीज आर वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। काफी स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि एनबीएफसीज होती क्या है। The primary business of IFCI is to provide medium to long term finance assistance to manufacturing, services and infrastructure sector। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एसएमईज के लिए तो है सिडबी, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्रीज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए है आईएफसीआई। Through its subsidiaries and associate organization, IFCI has diversified into a range of other business, जैसे ब्रोकिंग। ब्रोकिंग का मतलब है यहाँ पर ब्रोकर का काम करता है। वेंचर कैपिटल, जो नए नए फर्म आ रही हैं उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करवाना। फाइनेंशियल एडवाइजरी, डिपॉजिटरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विसेज मतलब कहाँ पे आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए, उसमें आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। फैक्टरिंग, तो ये सब सर्विसेज यहाँ पर आईएफसीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एक्सिम बैंक, तो अगला है एक्सिम बैंक, एंड जैसा कि इसका नाम है, इट इज डीलिंग विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे किया जाएगा, या तो जो एक्सपोर्टर हैं, जो कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको लोन दो, या जो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी कंट्री से, सिर्फ हमारी कंट्री से, उनको आप लोन दो। तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ये लोन प्रोवाइड करवाती है, बस शर्तें कि वो हमारे इंडिया से रिलेटेड होने चाहिए। तो इट वाज सेट अप इन द 1982 टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस विद द आईडीबीआई। तो पहले इंटरनेशनल फाइनेंस आईडीबीआई के पास था, उसे यहाँ पर एक्सिम बैंक को ट्रांसफर कर दिया गया। इट इज होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको भी सेंट्रल बैंक पूरी तरह से ओन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से ओन करती है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब लोन, क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर्स और प्लांट मशीनरी एंड रिलेटेड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ मीडियम टर्म क्रेडिट। तो जो भी प्लांट मशीनरी इनसे रिलेटेड सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। रीडिस्काउंट्स द एक्सपोर्ट्स बिल्स फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल। मान लीजिए किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया और बदले में उसे डिस्काउंट, उसमें एक बिल मिला, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला। मैंने पहले भी आपको समझा दिया है व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने का काम यहाँ पर एक्सिम बैंक करता है। मान लीजिए इस एक्सपोर्टर को क्रेडिट की, पैसे की जरूरत हो गई, तो वो अपना बिल एक्सिम बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। ओवरसीज बायर्स, इनको भी यहाँ पर क्रेडिट दी जाती है, बशर्ते कि वो इंडिया से माल खरीद रहे हो। इट फैसिलिटेट्स इन डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाता है। फाइनली नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो देखिए पांच, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास 5 डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। सबसे पहला हमारा था नाबार्ड, जिसने किस एरिया में काम कर, जो कौन से एरिया में काम कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट। दूसरा हमारे पास क्या था, सिडबी, जो एसएमईज वाले एरियाज में काम कर रहा है। उसके बाद आया आईएफसीआई, जो लार्ज इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया में काम कर रहा है। और उसके बाद आया अभी अभी जो हमने देखा एक्सिम बैंक, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एरिया में काम कर रहा है। और फाइनली एनएचबी, जो हाउसिंग वाले सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये 5 हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग एक्ट ऑफ 1987। ये हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट द लोकल एंड रीजनल लेवल। तो देखिए जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं हाउसिंग के लिए, वो जनरली नेशनल हाउसिंग बैंक के दायरे में आती है, ठीक है। उनकी फाइनेंसिंग इस नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा की जाती है। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, रजिस्टर्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, ऐसे काफी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो रजिस्टर्ड, रेगुलेट और सुपरवाइज NHB के द्वारा की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसको खुद को आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। एनएचबी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। और एनएचबी किसको रेगुलेट करती है, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको। सो दिस इज द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर। पहले आरबीआई के पास भी एनएचबी का कुछ शेयर होल्डिंग थी, लेकिन 2019 में यह शेयर होल्डिंग शिफ्ट कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो 100% शेयर होल्डिंग
एनएचबी के किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और ये किया गया नरसिम्हम पैनल की रिकमेंडेशन पे। बेसिकली नरसिम्हम पैनल का क्या कहना था कि आरबीआई कैन नॉट बी द ओनर एज वेल एज रेगुलेटर। किसी एक इंस्टीट्यूशन का ओनर और रेगुलेटर आप एक इंस्टीट्यूशन को नहीं बना सकते, क्योंकि ओनर भी वही होगा और रेगुलेट भी वही करेगा। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए फिर ओनरशिप आरबीआई से गवर्नमेंट को ट्रांसफर की गई ताकि आरबीआई इसे रेगुलेट कर सके। मुद्रा बैंक एक और डेवलपमेंट बैंक है जिसे लेटेस्ट सबसे विच इज द लेटेस्ट जिसे सबसे लेटेस्ट डेवलप किया गया है। इसे 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जितनी भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। पीएम मुद्रा योजना के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया है। पर्सन्स एलिजिबल टू बोरो, एसएमईज, सर्विस सेक्टर यूनिट्स, शॉपकीपर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, आर्टिजन्स। तो बेसिकली आप देख सकते हो सिडबी और मुद्रा, ये दोनों, इन दोनों का जो एरिया है वो एक एसएमईज पर एनक्रोच करता है। दोनों एसएमईज को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें लोन देने के लिए देखिए तीन तरह की कैटेगरी है: शिशु, किशोर, तरुण। शिशु लोन अप टू 50,000 और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक एंड तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। तो इतना लोन यहाँ पर दिया जाता है। और ये कैटेगरी कैसे डिसाइड की जाती है? जैसे एक इंसान धीरे धीरे शिशु से किशोर होता है, किशोर से तरुण होता है, उसी तरह से स्टार्टअप भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इनिशियल फेज में उनको शिशु माना गया है, फिर किशोर और फिर तरुण। मुद्रा बैंक आल्सो प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू दी आरआरबीज। तो आरआरबीज को ये रीफाइनेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। लोकल एरियाज बैंक, तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट कोड देख लेते हैं। लोकल एरियाज बैंक, दीज आर नॉट द डेवलपमेंट बैंक। आप याद रखिएगा, दीज आर नॉट द डेवलपमेंट बैंक। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इनको 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड दे आर स्मॉल प्राइवेट बैंक्स विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज इन ए लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन जैसे मान लीजिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, सिर्फ उन्हीं में ही ये बैंक काम करते हैं, इसलिए इनको लोकल एरिया बैंक कहते हैं कि इनका जो दायरा है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होता है। Objectives of setting up LABs was to enable mobilization of rural savings and to make them available for investment in the local areas। तो आसपास के लोगों से ही तो ये पैसा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं को ही ये लोन आपस में प्रोवाइड करवा देते हैं। 2014 में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो भी LABs अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लोकल एरियाज बैंक के एग्जाम्पल कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर एलएबीज को लेकर कुछ गाइडलाइंस है आरबीआई की जिनको फुलफिल करना जरूरी है। तो वो क्या क्या है? पहला, एलएबीज टू हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। तो इनकी मिनिमम कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए। देखिए सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है। जनरली एलएबीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्जाम, लेकिन यूपीएससी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ ले, इसलिए सारी चीजें पढ़नी जरूरी हो जाती हैं। प्रोमोटर ऑफ एलएबी, एक प्रोमोटर कौन होता है? आपने ये टर्म कई बार देखी होगी, हु इज ए प्रमोटर। तो जो भी नई इंस्टीट्यूशन बनाने में मदद करते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रमोटर। लेट्स से एक बैंक है और 3 जनों ने मिलकर इसे एस्टेब्लिश किया है, तो इन तीनों को हम प्रमोटर कहेंगे। सो प्रमोटर ऑफ एलएबी में कंप्राइज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंटिटीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज विथ ए मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 करोड़। तो जो भी प्रोमोटर एलएबी का होगा उसे कम से कम 2 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू 3 जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट जो एक दूसरे से लगे हुए हो, वहां पर एलएबीज एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एंड टू हैव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट एट दी 40%, कम से कम इनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना होगा। सो दीज आर दी एलएबीज। एक बार आप फिर से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। एलएबीज, लोकल एरियाज बैंक, जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में काम करते हैं। मैक्सिमम ये 3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इसके बाद ये किसी और एरिया में काम नहीं कर सकते। तो देखिए इसी चीज को देखते हुए फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टेब्लिश किए गए। तो अब हम चौथी कैटेगरी देखेंगे, निश बैंक, या जिसे हम डिफरेंशिएटेड बैंक भी कहेंगे। दिस इज द फाइनल कैटेगरी फॉर टुडे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कॉमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, जैसे एसबीआई हो गए, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए।
फिर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से एसोसिएटेड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आए डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स कौन से थे? ऐसे बैंक जो पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होते हैं और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इन तीनों के बाद जो चौथी कैटेगरी आई है दैट इज निश बैंक। दीज आर दी शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। इसके बाद चौथी कैटेगरी आई निश बैंक, या जिसे हम डिफरेंशिएटेड बैंक भी कहते हैं। ये नचिकेत मोर पैनल कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश किए गए। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक और डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू दी डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का एरिया बहुत बड़ा होता है और इनका बहुत छोटा होता है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए हमारी कंट्री में दो तरह के बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। ये दो हमने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी और होती है, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक। हालांकि अभी तक ये हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पेमेंट बैंक। एलिजिबल प्रमोटर्स कैन बी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर एंड अदर एंटिटीज लाइक द मोबाइल टेलीफोन कंपनीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रेगुलेशंस पेमेंट बैंक के लिए हमारी आरबीआई ने निकाले हैं कि कौन कौन पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यहाँ पर एलिजिबल प्रमोटर्स कौन कौन है? जिन्होंने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स हो गए तो ये इशू किए हुए हैं, या टेलीफोन कंपनी जैसे एयरटेल हो गई, तो आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, ठीक है। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू 1 लाख, लेकिन ये लैंड नहीं कर सकते, किसी को उधार नहीं दे सकते। तो चूंकि ये उधार नहीं दे सकते तो ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। हालांकि एटीएम और डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं। ये रेमिटेंसेज ऑफ फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR, कैश रिजर्व रेशियो इनको मेंटेन करना जरूरी है, एंड 75% इनको SLR में इन्वेस्ट करना रहता है। तो दिस इज दी सोर्स ऑफ अर्निंग, ये इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग है। एक बैंक के लिए जनरली अर्निंग क्या होती है? वो जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आया वो उनकी इनकम होती है। लेकिन चूंकि पेमेंट बैंक यहाँ पर लोन नहीं दे सकते तो इनकी सबसे बड़ी अर्निंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, और जो भी ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए भी ये चार्ज लेते हैं। नेटवर्क इन कौन कौन हो सकते हैं? थ्रू द बैंक ब्रांचेज, थ्रू द बिजनेस करेस्पोंडेंट्स, थ्रू द नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द अदर्स, जैसे एयरटेल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो इसके थ्रू पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक विल टारगेट फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड कस्टमर, जैसे माइग्रेंट वर्कर, लो इनकम हाउस होल्ड, टेनी बिजनेसेस, जो पहले बैंकिंग के दायरे में नहीं है, बैंक से ट्रांजैक्शन करवाने में जिनको बहुत मुश्किल होती है, जिनको डेली पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, रेमिट करना होता है, उसके लिए पेमेंट बैंक एक तरह से वरदान है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो ये आज का हमारा फाइनल टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इट विल प्रोवाइड ए होल सूट ऑफ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन ए लिमिटेड एरिया। तो देखिए आप पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पेमेंट बैंक क्या करते हैं? ये नेशनल लेवल पे वर्क करेंगे, जैसे एयरटेल हो गया, आपका पेटीएम हो गया, ये नेशनल लेवल पे काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है रेमिटेंसेज। आप तुरंत पेमेंट बैंक में आप तुरंत, जैसे आपका डिजिटल वॉलेट है, पेटीएम है, उस पर तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड पेमेंट बैंक। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीछे आइडिया क्या है कि एक छोटा एरिया हो, एक स्मॉल एरिया हो, उसमें सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, चाहे लोन लेना हो, चाहे डिपॉजिट्स हो, इंश्योरेंस हो, सारी सर्विसेज एक स्मॉल एरिया में अवेलेबल हो, और ये उस स्मॉल एरिया के बाहर काम ना करे। तो दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो इट विल प्रोवाइड होल सूट ऑफ सर्विसेज जैसे डिपॉजिट, क्रेडिट, इंश्योरेंस। Thus they can be said to be a scaled down version of commercial बैंक। जैसे SBI एक कॉमर्शियल बैंक है, वो बड़े लेवल पे काम करता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह से SBI बैंक के जैसे ही हो गया, लेकिन वो एक छोटे एरिया में काम करेगा।
ये फॉरेक्स बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं जो एक एसबीआई बैंक प्रोवाइड करवा सकता है। दे आर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं है। दे आर लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड गवर्न्ड बाय द आरबीआई एक्ट। तो जैसे रेगुलेशन कॉमर्शियल बैंक पे अप्लाई होते हैं वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी अप्लाई होते हैं। अब इसके लिए देखिए कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए तभी एक एसएफसी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल प्रोफेशनल जिनको बैंकिंग में कम से कम 10 साल का नॉलेज हो, तो वो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए। ये सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी, जैसे सीआरआर, एसएलआर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट इनके लिए 75% होगा एंड 25% ऑफ देयर ब्रांच हैज टू बी इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। जो टोटल ब्रांच है उसकी 25% ऐसे एरियाज में हो जो अभी तक, जहां पर अभी तक कोई भी बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप मेजर डिफरेंस पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक में नोट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक पे ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन है कि वो उधार नहीं दे सकती, और एसएफसीज पे जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो पूरे इंडिया में नहीं फैल सकती, उनको एक लिमिटेड एरिया में काम करना होगा।